हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 6 रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स बेसिक से बेसिक चीजों को समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है आपका, पहला टॉपिक है बिंदु, जिसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यह एक बिंदु है, ठीक है, जिसका हम और भी भाग नहीं कर सकते, और इस बिंदु की ना तो कोई लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही इसकी कोई ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यह आपका बिंदु हो गया। दूसरा है आपका रेखा, जिसे हम लोग लाइन कहते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होने वाली आकृति रेखा कहलाती है, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होने वाली आकृति रेखा कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु ले लिया हमने। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? रेखा प्राप्त होती है। और रेखा की एक विशेषता होती है कि रेखा जो है, यह तीर यह बता रहा है कि रेखा दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है ना। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पे कहें कि यह ए और बी दो पॉइंट हैं, तो रेखा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? रेखा को अगर प्रदर्शित करना हो तो ए बी और उस पे इस तरह अगर हम कर देंगे दोनों तरफ, तो यह पता चल जाएगा कि यह एक रेखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आपका रेखाखंड, सेगमेंट ऑफ ए लाइन। तो देखिए क्या है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। कह रहा है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक लाइन खींचा हमने, ठीक है। अब यह एक रेखा है जिसका एक अंत बिंदु यह है और एक अंत बिंदु यह है, ठीक है। तो यह जो है क्या कहलाएगा? यह क्या हो गया? आपने क्या देखा कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पे यह आपका, यहाँ पे जैसे यह दो अंत बिंदु है, यह ए और बी जो है, तो यह एक रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। रेखा का खंड यानी रेखा का एक भाग हो गया। यह पूरी लंबी रेखा है जिसका अंत बिंदु है, ठीक है ना। एक रेखा का हुआ भाग जिसके दो अंत बिंदु या अंत बिंदु हो गए, और यह जो है उसका एक खंड हो गया ए बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है किरण, रे। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। कह रहा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है देखिए, यह इसका एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, तो यह अंत बिंदु है। और इधर जो है किरण जो है एक तरफ जो है वह अनंत तक बढ़ती जा सकती है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम यह कहें कि कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु अगर ए है और यह बी है, तो हम इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या लिख सकते हैं? ए बी पे अगर ऐसे लिख देंगे तो यह पता चलेगा कि यह किरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगला है स्टूडेंट्स कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है, ठीक है ना। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो कोण बनता है। जैसे देखिए, यह एक बिंदु है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यह एक बिंदु है। अब यहां से एक किरण इधर की तरफ जा रही है ऐसे, और दूसरी जो है ऐसे, ठीक है, दूसरी जो है यहाँ पे ऐसे। तो इसके बीच, ठीक है ना, आपने यही पढ़ा, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु, यह अंत बिंदु यह है, ठीक है ना, अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वह कोण कहलाता है। अब यहां से यह इसके बीच का जो भाग है यह कोण कहलाएगा। जैसे अगर इसका नाम हम थीटा रख लें तो यहाँ पे यह जो है थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और जहां पे यह जो भाग है जहां से वह दोनों बिंदुएं चालू हुए हैं उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे अगर इसका नाम हम ओ रख लें तो इसको ओ जो है यहाँ पे शीर्ष है, इस बिंदु का नाम अगर हम
ए और इसका नाम बी रख लें तो यहाँ पे दो अलग अलग कोण बनेंगे। एक तो ए ओ बी, कि कौन कौन सा कोण हो जाएगा, देखिए एक तो आप इसको कोण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यानी जो शीर्ष बिंदु है जिसे शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना, जहां से दोनों रेखाएं दो भागों में हैं, तो वह हमेशा बीच में होना चाहिए। यहां से आप नहीं कह सकते हैं कि ओ बी ए, ऐसे नहीं कह सकते हैं आप, या ओ ए बी नहीं कह सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं ए ओ बी, अथवा या आप क्या कह सकते हैं, कोण बी ओ ए, ठीक है, कोण बी ओ ए, ठीक है। इस प्रकार आप कोणों को जो है इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच का जो कोण है वह थीटा बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब कोण जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकारों को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है न्यून कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और एक समकोण से कम होती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 अंश से कम हो, तो हम कहेंगे कि वह एक न्यून कोण है। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोण हमने बनाया। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसके बीच का जो कोण है यहाँ पे, वह थीटा अगर हमने माना, तो वह थीटा जो है यह क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 0 डिग्री है, ठीक है ना, वह बड़ा है, ठीक है। जो 0 डिग्री से थीटा का मान क्या होगा, बड़ा होगा, यह थीटा है, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब कोण का अगला टाइप्स देखते हैं। अगला जो है समकोण, जिसे राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में, तो वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। मतलब ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का बने तो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे एक कोण बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यह 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो यह जो कोण होगा यह ऐसे, ठीक है ना, यह जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा, जिसे हम कहेंगे कि यह एक समकोण है, ठीक है ना, यह एक राइट एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जैसे अगर इसको हम प्रदर्शित कर दें अलग अलग बिंदुओं से, मान लीजिए इसको हम ए नाम रख दें, यह बी, यह सी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण ए बी सी का जो मान होगा, कोण ए बी सी का जो मान होगा वह एग्जैक्ट जो है 90 अंश होगा, ठीक है ना। कोण ए बी सी का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। अगर इसके बीच का कोण थीटा अगर बन रहा है, इसको हम मान लें थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो यह क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है, ठीक है ना, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए क्या होगा यह, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, तो उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे यह जो कोण है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कोण है, अगर हम यह कहें कि इसके बीच का जो कोण बन रहा है वह थीटा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो थीटा का मान होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, यहाँ पे थीटा, और 180 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। देखिए थीटा मतलब इसके बीच का जो कोण है वह देखिए 90 अंश से बड़ा है, जिधर यह खुला मुंह रहता है वह बड़ा होता है, जिधर तीर रहता है वह छोटा होता है। और देखिए यहाँ पे 180 से क्या है, छोटा है। तो हम यह कहेंगे कि यह एक अधिक कोण है। अगर इसका नाम हम रख लें, यहाँ पे इसका नाम अगर रखें, यह आपका ए बी सी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे यह
कोण ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अधिक कोण है, क्या है, अधिक कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला है आपका रिज कोण, और उसका दूसरा जो नाम होता है सरल कोण, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, वह कोण जिसकी माप दो समकोण, दो समकोण का मतलब कि 180 अंश, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इसीलिए लिखा हुआ है कि 180 अंश हो तो उसे हम लोग रिज कोण अथवा सरल कोण कहते हैं। ठीक है ना, वह कोण जिसकी माप दो समकोण हो रिज कोण कहलाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए अगर हम यह कहें कि यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है और यहां से दो रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और दोनों बिल्कुल सीधी हों, ठीक है ना। यह एक बिंदु है, एक बिंदु से दो रेखाएं जा रही हैं जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस पे जो कोण बनता है, अब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं, और उस पे जो कोण बनता है वह जो है क्या कहलाता है, 180 अंश का बनता है। तो यह जो कोण होगा वह दो समकोण के बराबर होगा, ठीक है ना। यह जो कोण होगा वह दो समकोण के बराबर होगा। यानी अगर इसका हम मान लीजिए नाम रखें P या Q और R, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण P Q R बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगला है जो स्टूडेंट्स वह है प्रतिवर्ती कोण, या इसी को हम लोग बृहद कोण कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो देखिए इसकी क्या परिभाषा है, वह कोण जिसकी माप दो समकोण यानी 180 अंश से अधिक हो और चार समकोण यानी 360 अंश से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती या बृहद कोण कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिवर्ती कोण का दूसरा जो नाम है उसे क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर हम यह कहें कि यहाँ पे जैसे देखिए दो अलग अलग रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक रेखा यह है, एक किरण यह है और दूसरा जो किरण है वह ऐसे है, ठीक है, दूसरा जो किरण है वह ऐसे है। तो यहाँ पे इसके बीच का, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वह क्या कहलाएगा, वह जो है बृहद कोण कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, बृहद कोण कहलाएगा। अगर मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे अंदर का जो कोण है वह 30 डिग्री मान लें। अब यह पूछे कि यह कोण कितना होगा, तो टोटल कोण अगर मान लीजिए इसको हम सपोज स्मॉल ए मान लेते हैं, तो a प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 360 के, क्योंकि पूरा जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा वह 360 का होता है। अब यह कहें कि बृहद कोण कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 30, ठीक है। अब 360 में से 30 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 330 डिग्री, यानी a का जो मान आया वह 330 डिग्री आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यह 330 जो है क्या है, 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो उसे हम कहेंगे कि वह एक बृहद कोण है स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला टाइप्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो टाइप्स है स्टूडेंट्स वह है कोटिपूरक कोण, जिसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग एक समकोण होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कह रहा है कि जब दो कोणों का योग मतलब दो कोणों को जोड़ने पे एक समकोण का मतलब 90 अंश हो जाता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहें कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम यह कहें कि यह एक कोण A है, ठीक है, और यह आपका कोण
बी है, तो हम यह कहें कि कोण ए प्लस बी, ठीक है, कोण ए और प्लस कोण बी, यह दोनों अगर मिलकर 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, तो हम कहेंगे कि यह एक कोटिपूरक कोण है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे। यह कोण ए है, यह कोण बी है। अब यह पूरा आप देख रहे हैं कि यह पूरा मिलाकर, दोनों कोण मिलाकर किसके बराबर हो जाएंगे? 90 अंश के बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि यह एक कोटिपूरक है। ठीक है ना। जैसे आपको अलग अलग युग्म देता है और पूछता है कि क्या यह एक कोटिपूरक कोण है। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए सपोज आपको दे दिया 50 डिग्री, ठीक है, दूसरा दे देता है 40 डिग्री। अब यह पूछ लेता है कि यह क्या कोटिपूरक है? तो जी हाँ, यह एक कोटिपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि 50 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तो यह 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको दे दिया, 65 डिग्री और दूसरा दे दिया आपका 25 डिग्री। अब यह कोटिपूरक है? तो हाँ है। देखिए ऐड करेंगे तो 5 5 10, 0 6 2 8 1 9, तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा। तो यह एक कोटिपूरक होगा। एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यह कहें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा? का कोटिपूरक, 5 डिग्री का कोटिपूरक, सॉरी 5 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि 90 में से इन दोनों का सम, जैसे आपको 5 डिग्री पहले दे दिया, मतलब इन दोनों कोणों में से किसी एक का मान दे दिया है, दूसरा मान पूछ रहा है, यह कहने का मतलब है। तो इन दोनों कोणों का सम 90 अंश, एक मान दे दिया है। ठीक है ना। 5 डिग्री 5 अंश, तो 5 अंश का कोटिपूरक कोण, तो 90 में से इस 5 अंश को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वह उसका जो है कोटिपूरक हो जाएगा। तो एक दूसरे के कोटिपूरक का मतलब यही हुआ कि 5 का कोटिपूरक, ठीक है, 85 हो गया। ठीक है ना। 85 का कोटिपूरक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है ना। किसी का भी आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम कहें कि 15 का कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो इसको 90 में से आप माइनस कर देंगे। तो 90 में से जब आप माइनस करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 15 अंश का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? 75 अंश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यह 15 और 75 ऐड करेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग दो समकोण होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। सेम वैसे ही है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे दो समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे चित्र बनाते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम यह कहें कि यह एक कोण है और यहाँ पे यह एक कोण है। ठीक है। इसको मान लेते हैं कि कोण ए है, कोण ए है। ठीक है, कोण ए, और इसको मान लेते हैं कोण बी। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर दो कोणों का सम जो है 180 के बराबर होगा, ठीक है ना, दो समकोण का मतलब कि 180 अंश, दो समकोण यानी 180 अंश के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि वह एक समपूरक कोण है। जैसे आपको अलग अलग ऐसे पेयर दे देता है, अलग अलग युग्म दे देता है जोड़ा में, और पूछता है क्या यह एक समपूरक कोण है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 15 डिग्री और एक दे दिया 165 डिग्री, तो क्या यह संपूरक कोण है? तो इसको आप ऐड करेंगे। अगर 180 के बराबर होता है तो वह संपूरक कोण होगा, तो आप ऐड करेंगे तो यह एग्जैक्ट 180 होगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एक संपूरक कोण है। ठीक है। अब प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यह कहें, मान लीजिए कोई और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हम यह कहें यहाँ पे 50 डिग्री, 50 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण क्या होगा? तो वहां पे जैसे आप 90 में से माइनस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे
180 में से माइनस कर देना। 180 डिग्री में से 50 डिग्री को, ठीक ना, 180 अंश में से 50 अंश को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 अंश। तो 150 का संपूरक कोण क्या होगा 130 अंश होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। कह रहा है कि 3 या अधिक बिंदु, जैसे यहाँ पे अलग अलग 3 बिंदु ले लें, ठीक है, और यह एक ही रेखा पर स्थित हों, मतलब इससे होकर एक रेखा हम खींच दें और यह 3 अलग अलग बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा पर स्थित हों। कंडीशन है, यह बात ध्यान रखिएगा, 3 या उससे अधिक होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। यह बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि 2 बिंदु अगर कहीं पे भी होंगे तो वह एक रेखा में हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे भी हम 2 बिंदु ले लें तो वह एक रेखा में चाहे ऐसे हो सकते हैं चाहे ऐसे हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह बिंदु 3 या उससे अधिक होंगे तो वह एक रेखा में होंगे तो हम कहेंगे कि वह एक संरेख बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग बिंदु हैं जो कि एक रेखा में स्थित हैं, तो हम कहेंगे कि यह एक संरेख बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक देखते हैं, असंरेख बिंदु क्या होता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है, अब यहाँ पे 3 अलग अलग बिंदु लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए। अब यह तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं है, तो हम अगर कहीं से भी मिलाएंगे तो 2 ही बिंदु एक साथ हो सकते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए एक लाइन खींचे तो यह दोनों बिंदु एक लाइन में होंगे तो यह छूट जाएगा। अगर इधर से खींचे तो यह दोनों बिंदु एक लाइन में होंगे तो यह छूट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह बिंदु जो है, देखिए यह तीसरा बिंदु जो है इस लाइन में नहीं है तो यह असंरेख बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, फिर से याद दिला रहा हूं कि 3 या उससे अधिक बिंदु होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा बिंदु देखिए इस लाइन में नहीं है तो हम कहेंगे कि वह एक असंरेख बिंदु है, यह संरेख बिंदु का उल्टा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो क्या होता है इसको देख लेते हैं। वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इन कोणों की अन्य 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हों तो हम कहेंगे कि वह एक आसन्न कोण है। चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, पहले चित्र बनाते हैं और फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए चित्र पहले बना लेते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझाते हैं एक एक बिंदु को, बिल्कुल आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक एक बातों को समझ लीजिए कि पहले तो हम लोग जान लें कि शीर्ष क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जान लें कि शीर्ष क्या होता है। ठीक है, शीर्ष क्या होता है इस बात को जान लें। अब यहाँ पे देखिए इसका पहले नाम रख लेते हैं। तो यह आपका ओ हो गया, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं। यह आपका ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओ जो है यह इसका क्या है, शीर्ष है, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो ओ बिंदु है वह क्या है, शीर्ष है। ओ बिंदु यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, शीर्ष है। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। यहाँ पे ओसी कॉमन है। देखिए ओसी जो है दोनों तरफ, दोनों के लिए कॉमन है। इस भुजा के लिए भी कॉमन है, इस भुजा के लिए भी कॉमन है। ठीक है ना, ओ ए एक भुजा है। अब देखिए यहाँ पे ओसी क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे अगर ओसी की बात किया जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं ओसी एक उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब यह दोनों के लिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ओ बी उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, और यह जो है ओ ए और ओ बी जो है 2 भुजाएं हैं। ओ ए और ओ बी 2 भुजाएं हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो यह आपका शीर्ष हो गया और इसकी एक भुजा ओ ए जो है उभयनिष्ठ है, जो कि क्या है, इन दोनों कोणों के अन्य 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हों। तो यह उभयनिष्ठ भुजा है और इसके क्रमशः दोनों ओर का मतलब कि देखिए एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। ठीक है ना, ओ ए
यह इस साइड और यह इस साइड दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम कहेंगे अगर इस प्रकार का कोई कोण होगा तो हम कहेंगे कि वह एक आसन्न कोण है। ठीक है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर कोण का हम नाम लें तो वह क्या होगा, BOC। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण BOC। ठीक है, हमेशा O जो है बीच में रहेगा, आप यहां से ऐसे नहीं कह सकते OCB या OAC, ऐसे नहीं आप कह सकते। ठीक है, तो यह एक कोण BOC यहां बन रहा है, या अगर दूसरा कोण आप कहें तो दूसरा कोण AOC होगा, दूसरा कोण AOC। तीसरे कोण की अगर आप बात करेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि AOB भी एक कोण यहां पे बन रहा है। ठीक है ना, कोण AOB, यहां पे 3 अलग अलग कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं। O यहाँ पे शीर्ष है, जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, जहां पे यह बिंदु है। और यह जो है उभयनिष्ठ भुजा, जिसे कॉमन कहते हैं, OC उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, यह सभी चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। OC के यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, OA और OB दोनों दिशाओं में हैं। आपने यहाँ पे देखा क्रमशः दोनों ओर हों, तो यह इधर और इधर, तो इसे हम आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो लीनियर पेयर को ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं दो विपरीत हों। ठीक है ना, अन्य भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले चित्र बना लेते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लाइन है, अब इस बिंदु से होकर यह दोनों लाइनें एक दूसरे के विपरीत खींची गई हैं। ठीक है ना, यह एक रे यह है, यह एक किरण यह है, और दूसरी जो किरण है वह इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अभी देखा दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, उनके उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, तो यह दो विपरीत किरणें हो गई। अब इस पे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे मिल रही है। ठीक है ना, एक लाइन ऐसे जो है इस पे मिल रही है, यह इधर और यह इधर, तो इसको हम कहेंगे कि यह दोनों जो है आपस में रैखिक युग्म में है। जैसे यहां से यहां तक के कोण की अगर हम बात करें, इसको हम यह कहें कि यह कोण A है। ठीक है, या हाँ कोण A मान लेते हैं, इसको हम यह कहें कि इधर वाला जो भाग है यह कोण B है, कोण B है। तो जब यह रैखिक युग्म में होंगे तो इनके बीच का, इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर होता है 180 अंश के। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए लाइनिंग क्या बोला हुआ है, जो लाइनें लिखा हुआ है, दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं विपरीत किरणें हों। तो यह जो है उभयनिष्ठ भुजा है, जैसे इसका अगर हम नाम रख दें तो यह OA और इसका नाम BC। ठीक है, तो यहाँ पे OA जो है उभयनिष्ठ भुजा है और इसके अतिरिक्त दो भुजाएं दो विपरीत किरणें हैं। तो देखिए यह एक दूसरे के विपरीत किरणें हैं, यह इधर जा रही है, यह इधर जा रही है, इस उभयनिष्ठ भुजा से यह विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे कि यह रैखिक युग्म है। यहाँ पे यह जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का सम जो है 180 अंश होगा। अब यहाँ पे अगर कोण अगर यह बनेगा तो क्या हो जाएगा, BOA, यानी कोण BOA। ठीक है, दूसरा कोण आपका क्या हो सकता है, दूसरा कोण आपका COA प्लस कोण COA, और इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह 180 अंश होगा, जो चीजें यहाँ पे दिखाया है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार के बने सम्मुख कोण समान होते हैं, और इस प्रकार बने सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, पहले चित्र बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, ध्यान से समझिएगा।
आपने क्या देखा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो देखिए प्रतिच्छेद मीन्स होता है एक दूसरे को कट करना, तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं और इस प्रकार बने कि सम्मुख कोण समान हो। सम्मुख कोण का मतलब कि आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण समान हो, तो इस प्रकार के सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का कोण का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का कोण, यहाँ यह कोण अगर इसको हम कहें कि यह कोण 1 है और यह कोण 2 है, तो यदि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, सम्मुख कोण का मतलब यह हुआ, ठीक है ना। अगर इसका हम नाम रखें कोण 3 और इसका नाम रखें कोण 4, तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे, मतलब आमने सामने के कोण। तो यह आमने सामने हो गया, यह आमने सामने हो गया, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो उससे हम कहेंगे कि यह एक शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यह इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद अभी बहुत सारी चीजें आप बची हुई हैं, जैसे तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि हाँ हमने मेहनत किया है, आपको अच्छी तरह समझाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।